देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अनुज है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले का निवासी हूँ। दोस्तों, एक खौफनाक किस्सा बस कुछ ही सालों पहले का है, जब मैं घर की छत पर बैठकर अपने फ़ोन में फ्री फायर खेल रहा था। मैं और मेरे मामा का लड़का पवन, हम दोनों देर रात तक गेम खेलते रहते थे। आज एक घनी रात थी, या फिर यूं कहें कि आज अमावस्या की रात थी। और इसी दौरान मेरी मम्मी मुझे आवाज़ देते हुए बोली, बेटा नीचे आ जाओ। शायद तुम नहीं जानते हो, मगर आज की रात हर साल हमारे गांव में बुरी आत्माएं अपना कहर बरपाती हैं। तभी मैंने कहा, क्या मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये बोलकर मैं फिर से अपने गेम में लग गया। अभी मैं गेम खेल ही रहा था कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन अचानक से फ्लिप करने लगी। अगल बगल का दृश्य तो एकदम खामोश था। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ मुझे आज की रात काफ़ी पसंद आ रही थी, मगर मैं इस रात की खौफनाक सच्चाई से पूरी तरह से अनजान था। अभी मेरे फ़ोन में मिस्टेक हुई ही थी, तो मैंने अपने फ़ोन के मोबाइल में एयरप्लेन मोड लगा दिया और अपने छत के ऊपर मौजूद कमरे में चल दिया। मैं उस कमरे में जाकर स्क्रीन पर कुछ पाउडर वगैरह डालने की सोचने लगा, और फिर मैंने अपने फ़ोन के ऊपर वो सफ़ेद रंग का पाउडर डाल दिया। इतने में फ़ोन की घंटी बजने लगी, तो मैंने फ़ोन उठाया और फ़ोन पर बातें करने लगा। तो मैंने कहा, अरे भाई, मेरे फ़ोन में कोई वायरस आ गया है, इसकी स्क्रीन ऑटोमेटिक फ्लिप कर रही है। इतने में ही मेरे हाथ में मौजूद मेरा मोबाइल मेरे हाथ से नीचे छूट गया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मोबाइल नीचे गिरते ही मुझे तो ये लगा कि आज मेरा भारी भरकम फ़ोन खंडर बन गया होगा। लेकिन जब मैंने फ़ोन अपने हाथ में उठाया तो खुशी के साथ हैरानी भी मेरे ऊपर हावी थी। मेरे फ़ोन के स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी, जिसके अंदर एक आदमी दूसरे शख्स का गला काट रहा था। दोस्तों, ये सब मेरे फ़ोन में पहली बार ही चल रहा था और मैं पूरी तरह से शॉक्ड था और मेरा माथा तक घूम चुका था। पता नहीं आज क्या क्या अजीब हो रहा था। तभी मैंने देखा कि फ़ोन का एरोप्लेन मोड अभी भी ऑन था, लेकिन बावजूद इसके भी वीडियो चल रही थी। और इतने में ही मेरे फ़ोन के अंदर मुझे किसी के हाथ दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो अभी एक गंदे हाथ इस फ़ोन से बाहर निकलकर मुझे मौत के द्वार तक पहुंचा देंगे। इतने में एक बुढ़ी की एंट्री हुई। फ़ोन किसी ट्विस्टर मूवी की तरह बन गया। एक के पीछे एक चीज़ लगातार मेरे आंखों के चारों तरफ घूमे जा रहे थे। एक बार फिर मेरा फ़ोन आग की भांति एकदम से जलने लगा, मानो अब वो जोर से फटने ही वाला है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मेरे फ़ोन में ऐसा कौन सा वायरस बैठा होगा जिसने फ़ोन के अंदर एकदम से तबाही मचा कर रख दी है। फिर एक बार फिर मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। इस बार भी मेरे मामा का लड़का ही था। मैंने कॉल रिसीव किया तो आवाज़ आई, मुझे मत मारो प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया है। इधर मैं गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहा, लेकिन सामने से सिर्फ वही आवाज़ आ रही थी। इस समय मैं अपने छत वाले रूम में था और फिर मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि ये वॉइस असल में फ़ोन के अंदर से नहीं बल्कि बेड के नीचे से आ रही है। मैं हल्का हल्का नीचे की तरफ देखने लगा और झुकने लगा। इससे पहले मैं झुक पाता कि किसी ने मेरे बदन को धक्का लगा दिया और मैं बेड से नीचे गिर पड़ा। जब तक मैं उठा तो सबसे पहले मैंने कमरे की लाइट ऑन की, तो मुझे एक पल के लिए सब अजीब सा लग रहा था। मैं बेड के नीचे झुका तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सब कुछ आज अजीब और डरावना सा लग रहा था। हमारे घर के बगल में राजेश शर्मा नाम के एक अंकल भी रहते थे। अभी मैं उनके घर की छत की तरफ देख ही रहा था, क्योंकि अगर रात में उनकी बेटी, जो इस समय मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो इसी टाइम छत के ऊपर वहाँ पर घूमा करते थे। सच बताऊँ तो अब उनकी बेटी मेरी पत्नी बन चुकी है और मेरे पापा और राजेश अंकल की मर्जी से ये सब हो पाया। खैर, अभी मैं उनका इंतज़ार कर ही रहा था कि मेरा एक पाँव अचानक ही टाइट होने लगा। और अपने पाँव को इस तरह टाइट होता देख जब मैंने एक नज़र अपने पाँव पर मारी, तो मैंने पाया कि एक हाथ जो एकदम सफ़ेद था वो मेरे पैर को ज़ोर से पकड़ चुका था। तभी मैं अपने पाँव को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी हर कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो रही थी। फिर मैं एक बार फिर पूरी ताकत लगाने लगा और इस बार तो मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक ही नहीं निकल पाई। अचानक ही उसके हाथ ने मुझे घसीटना शुरू कर दिया और फिर वो मुझे घसीटते हुए नीचे लेकर जाने लगा।
इस दौरान मुझे लग रहा था शायद मैं अपनी छत से आंगन में पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरी ये गलत फहमी कुछ ही पल में दूर होने वाली थी। जैसे ही मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी चीज़ के गूंजने की आवाज़ आ रही है। मैं ठीक से तो सुन नहीं पाया, लेकिन जब तक मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि इस बार मैं अपने घर के अंदर नहीं बल्कि चार दीवार के अंदर पहुंच चुका था। एक ऐसी चार दीवारी जिसके चारों तरफ काले रंग की बड़ी सी दीवार खड़ी थी। साथ ही उसके अंदर एक अजीब सी सुगंध भी आ रही थी और ये खुशबू बड़ी ही शानदार थी। यह कोई मामूली वक्त नहीं था। घड़ी की सुइयां आज मुझे अपने उस दौर में लेकर पहुंच चुकी थी जहां कयामत का एक ऐसा तूफान मंडराता है जो इंसान को उसकी मौत तक लेकर जाता है। ये सुगंध लगातार मेरे नाक में घुसती जा रही थी। अब इस सुगंध ने धीरे धीरे गंध का रूप लेना शुरू कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये सुगंध कब बदबू के रूप में तब्दील हो गई। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल चल रहे थे। शायद आज मैं मरने वाला था। मैं एक कोने में चिपक कर बैठ गया और अब वह हाथ वहां से गायब हो चुका था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था। मेरे साथ एक अच्छी बात तो ये थी कि अभी भी मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था जिसकी वजह से मेरी जान बच सकती थी, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। मुझे उस चार दीवारी के अंदर एक घुटन सी फील हो रही थी। एक अजीब सी बू के साथ अब किसी के कदम इधर उधर डगमगाने की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद कोई मेरे पास पहुंचने वाला है, लेकिन वो कौन था और ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? इन सब बातों को जान पाने में मैं अभी भी नाकाम था। और इतने में ही मुझे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई और ये आवाज़ तो मेरे बिल्कुल दाईं तरफ से आ रही थी, मानो कोई मेरे जस्ट बगल में ही बैठा हो। मेरा गला सूखने लगा और एक तो ये डरावनी जगह और ऊपर से इसके अंदर छाया हुआ यह खूंखार सन्नाटा आज मुझे दहशत नामक एक शब्द को इमेजिन करवा रहा था। बार बार मेरी आंखें बंद हो रही थी क्योंकि अब रात के 1 बजने को आए थे और मेरा मुंह अभी भी पूरी तरीके से बंद था। मैं बोलने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन बोल पाने में असमर्थ था। और इसी बीच एक बार फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ जिसके अंदर मेरा फ़ोन रखा हुआ था। और फिर मेरे फ़ोन के अंदर अचानक ही फ्री फायर का गेम चलने लगा। उस समय मेरे गेम की वॉइस इतनी ज़्यादा थी कि मेरे कान फटने को आए थे। साथ ही किसी बच्चे के हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें भी मेरे कानों को फाड़ना चाहती थी। बार बार मेरे हाथ से कोई फ़ोन को छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी कसम खाई थी कि जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक अपने हाथ से फ़ोन किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी आखिरी उम्मीद थी और इसके अलावा मेरी ज़िंदगी बचाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और मैं जानता था कि बहुत ही जल्दी ये चार दीवारी मुझे ख़त्म करने वाली है। उस काली बड़ी दीवार लांघने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन उस रास्ते पर जाने के लिए सबसे पहले आज़ाद होना पड़ता। और मेरा तो पूरा शरीर किसी ने जकड़ सा लिया। मैं पूरी कोशिश करने के पश्चात भी अपने हाथ और पैरों को हिला पाने में नाकाम रहता। कुछ पल और बीते ही होंगे कि मेरे फ़ोन में गेम चलने लगा और इस बार ऐसा लग रहा था कि मानो फ़ोन तो मेरे हाथ में है लेकिन गेम कोई और खेल रहा है। बार बार इस तरह फ़ोन को चलता देख मेरी तो हालत पतली पड़ने लगी। मेरे मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, कौन है जो बार बार मुझे परेशान कर रहा है? और इसी तरह मेरे सामने से एक आवाज़ आई, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन है जो बार बार इतनी भयानक आवाज़ निकाल रहा है। अभी भी मुझे ये आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी, मानो कोई किसी बड़े आदमी के सामने गिड़गिड़ा रहा हो और वो आदमी उसे मौत के घाट उतारने वाला हो। मेरे हाथ में मेरा फ़ोन तो था, लेकिन मैं उसकी टॉर्च को ऑन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई नुकसान ना हो बैठे। और ऊपर से भय के मारे मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकल पाई। बड़ा ही डरावना पल था वो। शायद आज मेरी किस्मत में मेरी मौत ही लिखी थी। कहते हैं जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो उसकी वो सारी हरकतें जिसकी वजह से वो विख्यात होता है वो सब ख़त्म सी हो जाती हैं। मैं अपने सारे टैलेंट को भूल सा चुका था। अब ना तो मेरी जुबान काम कर रही थी और ना ही मेरे हाथ पैर। मुझे बस अपने दिल के अंदर भय का एक विशाल पहाड़ दिख रहा था जो किसी भी पल मेरे ऊपर फूट सकता था। फिर जब मेरे फ़ोन की फ्लैश लाइट अपने आप ही ज़्यादा होने लगी
तो मैंने देखा कि उस फ्लैश लाइट के अंदर एक बड़ा सा दिखने वाला काला काला सा आदमी एक बच्चे को दफना रहा था और वो बच्चा अभी भी जिंदा था। उसके हाथ में एक फ़ोन था जिसके अंदर गेम चल रहा था। शायद वो बच्चा गेम का बड़ा ही शौकीन था कि मरते वक्त भी उसके हाथों में गेम चल रहे थे। वो आदमी बड़े ही उदास मन के साथ उस बच्चे को कुछ गड्ढे के अंदर दफना देता है और फिर हवा में धुआं हो जाता है। ये नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। ये ऐसा खौफनाक मंजर था जब मैंने किसी बच्चे को जिंदा किसी गड्ढे के अंदर गिरते हुए देखा था। अचानक ही फ़ोन की फ्लैश लाइट इधर से उधर घूमने लगी और फिर वो फ्लैश लाइट ऐसे स्थान पर पहुंची जिसे देखने के पश्चात मुझे बस इतना सोचना था कि मुझे किस तरह और कौन से गड्ढे के अंदर जिंदा दफनाया जाएगा, क्योंकि इस बार मेरे फ़ोन की फ्लैश लाइट जिस शख्स के ऊपर टिकी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा था जिसको कुछ देर पहले एक आदमी ने जिंदा एक गड्ढे के अंदर दफनाया था। और मैं इस बात को भी अच्छे से जानता था कि यह सब करा कराया इसी शैतानी बच्चे का है। शायद इस बच्चे की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और ये मुझे भी ख़त्म करने के इरादे से मेरे पास आया है। जहाँ मैंने अपने दिमाग में अलग अलग वहम पाल रखे थे तो उस बच्चे को मेरे फ़ोन की आवश्यकता थी। वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, भैया एक बार अपना फ़ोन दीजिए। लेकिन मैं उसको फ़ोन देने के बजाय अपना फ़ोन अपनी तरफ खींचने लगा। वो बच्चा एक हल्की सी मुस्कान देते हुए बोला, डरो मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस कुछ देर के बाद आपको मौत के घाट उतार दूंगा। उस बच्चे की घिनौनी हरकत मुझे जरा सी भी अच्छी नहीं लगी और मैं ज़रा सी हिम्मत दिखाते हुए वहाँ से उठने लगा और भगवान हनुमान जी का स्मरण करता हुआ किसी तरह उस खौफनाक स्थान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। मुझे एक छोटी सी और पतली सी गली नज़र आ रही थी और मैं तत्काल उसी गली के अंदर घुस गया। और जब मैं उस गली के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर अभी भी कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई दिख रही थी। लेकिन उस समय मैं भागने लगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए वहाँ से निकल रहा था। और उसी दौरान मैं गांव की मेन लाइट के पास पहुँच गया जहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर मेरा घर था। और मैं पूरा पसीने से लथपथ अपने घर के अंदर पहुँचा और मेरे इधर से उधर भटकने की आवाज़ से घर वालों ने मेरी हालत देखी तो सभी लोग मुझे गाली गलौज करने लगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सख्त मना किया था कि आज की रात मैं भूल कर भी छत के ऊपर ना जाऊं। लेकिन मैंने किसी की ना सुनी और छत पर चल दिया, जिसका अंजाम मेरे सामने था। मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई तो मेरे दादाजी ने बताया कि इस बुरी आत्मा का साया सिर्फ आज रात के लिए तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। जैसे ही अमावस की रात ख़त्म हो जाएगी तो उसी के साथ ही तुम्हारे ऊपर से इस काली शक्ति का साया हट जाएगा। और दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ। जब तक सूर्य ने अपनी पहली किरण धरती के ऊपर डाली तब तक मैं नॉर्मल हो चुका था। और दोस्तों आज इस घटना को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसकी एक एक तस्वीर मेरे दिल में उस खौफ को जिंदा रखती है, जिसकी वजह से मैं बहुत से कतरा जाता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।